पिछले लेक्चर में हमने क्लॉस थ्योरम के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें बताया था कि कोई स्विच कब स्ट्रिक्ट सेंस नॉन ब्लॉकिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन यूनिकास्ट के लिए निकाली थी। उसके बाद हमने एक एफ वे मल्टीकास्ट के लिए हमने एक बाउंड निकाला था। तो अब हम उसके आगे जाते हैं। अब हम जाते हैं उस कंडीशन पे जिसको हम बोलते हैं रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग स्विच। वो कंडीशन कब होती है स्विच के अंदर, और 3 स्टेज क्लॉस नेटवर्क में वो कंडीशन कब होगी, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम स्लेपेन-ड्यूगिट थ्योरम। जो इस कंडीशन को बताती है कि स्विच कब रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग होगा। इससे पहले आगे चलें, रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग स्विच का मतलब क्या होता है। तो कोई स्विच है, इसमें हम 3 स्टेज स्विच की बात कर रहे हैं। तो हमने पहले स्टेज और तीसरे स्टेज में कुछ स्विच डाल दिए, और इसमें ये बेसिकली क्लॉस नेटवर्क है, इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, ये बाकी इसी प्रकार है। तो इस क्लॉस नेटवर्क में रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई एक पोर्ट मान लीजिए यहाँ पर खाली है, और कोई एक पोर्ट मान लीजिए यहाँ पर खाली है, कहीं भी हो सकता है, किसी भी पहले या तीसरे स्टेज में के स्विच में हो सकता है, इनपुट और आउटपुट पोर्ट। अब इनको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, चूँकि दोनों खाली हैं। अगर स्ट्रिक्ट सेंस नॉन ब्लॉकिंग की कंडीशन होती है तो मेरे किसी भी जो ऑलरेडी कनेक्शन सेट किया हुआ उसको बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके बगैर भी किसी न किसी बीच वाले स्विच के थ्रू कनेक्शन को सेट कर सकता हूँ। और वो कंडीशन हमने निकाली थी पिछली बार कि R2 की वैल्यू M1 N3 -1 से के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। ये कंडीशन में निकाली थी। यहाँ पर M1 पोर्ट हैं और यहाँ पर N3 पोर्ट हैं हर स्विच के अंदर। ये कंडीशन में तो स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग है। लेकिन अगर मैं सवाल को इस तरीके से पूछूं कि मेरे को ये अलाउड है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, मतलब उनकी बेसिकली जिस इनपुट से और जिस आउटपुट से कनेक्ट होना है मेरे को, जैसे यहाँ पे सम k वैल्यू को सम y से कनेक्ट होना है, ये कनेक्शन वही रहेंगे। मतलब जो इनपुट का जो पोर्ट्स का सेट है और आउटपुट पोर्ट का सेट है, ये जो मैपिंग है इनके बीच में, ये वही रहेगी। बट मैं इनके पाथ्स को चेंज कर सकता हूँ। इनको किसी और दूसरे मिडिल से स्विच से थोड़ी देर के लिए रोकूंगा, कनेक्शन को रीअरेंज करूँगा, और उस रीअरेंजमेंट के बाद मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं एक जगह बना सकता हूँ जिसके अंदर ये नया कनेक्शन जो है इसको मैं सेट कर पाऊँ। तो मैंने कनेक्शन को सेट कर पाया रीअरेंज करने के बाद, और ये मैं हर सिचुएशन में कर पाऊँ, हर किसी कॉन्फ़िगरेशन में, किसी भी टाइप के नेटवर्क जो इनपुट से आउटपुट के बीच में जो मैपिंग है, कनेक्शंस हैं, उस परिस्थिति में कर पाता हूँ। तो इस स्विच को हम रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग स्विच कहते हैं, रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग। ठीक है, इसको लिख देते हैं। मतलब कनेक्शन ब्लॉक नहीं होगा, हम उसको रीअरेंज करके कनेक्शन को हमेशा सेट कर पाएंगे। तो इसके लिए एक स्लेपेन-ड्यूगिट थ्योरम है। लेकिन इस थ्योरम को पे जाने से पहले और इसको प्रूव करने से पहले एक बहुत ही आसान सा चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिसको हम लूपिंग एल्गोरिदम बोलते हैं। उसके थ्रू पहले लोगों ने इसको खोज लिया था, उसके बाद में फिर ये स्लेपेन-ड्यूगिट थ्योरम आई। लूपिंग एल्गोरिदम में एक समस्या ये है कि ये पहले और तीसरे स्टेज में 2 इनपुट वाले या 2 आउटपुट वाले स्विचेस को ही हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास बात है 2 आउटपुट नहीं, 2x2 के स्विचेस को ही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और स्विच हमेशा ही रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग होगा। तो ये बेसिकली ये बता पाएगा कि आपको कनेक्शन कैसे सेट करने हैं। और बाद में हम इसको स्लेपेन-ड्यूगिट थ्योरम समझने के बाद इस चीज़ को उसके थ्रू भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, ये कंडीशन बनती है। लेकिन ये लूपिंग एल्गोरिदम काम नहीं करेगी अगर मैं 3x3 के स्विच को इनपुट और आउटपुट दोनों में फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज में इस्तेमाल करूं, तब मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, मैं इस एल्गोरिदम को यूज़ नहीं कर सकता हूं। लेकिन इससे पहले हम लूपिंग एल्गोरिदम को समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि कोई 2/2 के स्विच हमने मान लीजिए यहाँ पे लिए,
हम 4 स्विच ले सकते हैं, छोटा वाला भी हम इसमें बना सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो हमने 4 वाले से शुरू करते हैं। तो ये पहली स्टेज है। तीसरी स्टेज में भी हम इसी प्रकार 2x2 के स्विच लेते हैं और उतने ही स्विच लेंगे। ये नंबर कम भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस केस में चूंकि बराबर होगा, सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे बड़ी चीज़ अब हम यहाँ पे बीच में यूज़ करेंगे एक 4/4 का रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग स्विच। ये नॉन ब्लॉकिंग स्विच है, चाहे कैसे भी बनाया जाए, चाहे रीअरेंजेबली हो चाहे स्ट्रिक्ट सेंस हो। अगर रीअरेंजमेंट करने हो उस स्विच के अंदर हमको करने होंगे, बट कनेक्शन हमेशा सेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है एक 4/4 का हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 पोर्ट्स होंगे, चारों को हम कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। इसी प्रकार 4 पोर्ट यहाँ पर होंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पे 4 ले सकते हैं। ये हमारा बन गया स्विच। इस स्विच में खास बात यह है कि एक ऊपर वाला स्विच है, इसको अपर स्विच बोलते हैं, और एक नीचे वाला स्विच है, इसको लोअर स्विच बोलते हैं। तो जब भी कोई कनेक्शन सेट करना हो तो मैं कोई भी कनेक्शन एक यहाँ पे ले सकता हूँ और दिखा सकता हूँ कि कहाँ पे ब्लॉकिंग होती है। और यहाँ पे हम इसको प्राइम ऊपर से लिख देते हैं, जो ये एक नुक्ता ऊपर लगा हुआ है नंबर के ऊपर, इसको हम प्राइम कहते हैं अंग्रेजी में। ये हमारा स्विच बन गया। अब इसको हमने कनेक्शन सेट करना है। तो कनेक्शन मैं कोई भी पैटर्न के कनेक्शन को सेट कर सकता हूँ और ये कभी ब्लॉकिंग नहीं होगी, अगर मेरे को शुरुआत से मालूम है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें जो हमें समझनी होगी कि मैं कोई भी कनेक्शन मैप लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई भी कनेक्शन किसी भी ऑर्डर में डाल सकता हूँ। तो मान लीजिए मेरे को ये इनपुट से आउटपुट के बीच में कनेक्शन सेट करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो मैं किसी भी ऑर्डर में कनेक्शन सेट कर सकता हूँ और ब्लॉकिंग हो सकती है। लेकिन अगर मैं इसमें एक तरकीब अपनाता हूँ जिसको हम लूपिंग कहते हैं, तो ये कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम रैंडमली कनेक्शन सेट करते हैं, फिर देखते हैं लूपिंग के थ्रू कि ब्लॉकिंग आती है कि नहीं आती है। अगर ब्लॉकिंग आती है तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, फिर ये देखेंगे। तो पहले से हम 1 से 8 के बीच में कर लेते हैं। तो 1 से 8 को हम कनेक्शन सेट करते हैं, यहाँ से लेते हैं और आठ में हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम 2 से 3 की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर मैं इस ऑर्डर में जाऊंगा तो मोस्ट लाइकली मेरे को ब्लॉकिंग नहीं मिलेगी। तो मैं एल्गोरिथम में सीधे बता देता हूँ। तो कनेक्शन सेट करते समय हम 1 से शुरू किए, 8 पे निकले। 8 वाले के साथ में जो मेरे पास पोर्ट है 7 है यहाँ पर। तो 7 वाला पोर्ट कहाँ कनेक्ट होता है? 3 पे कनेक्ट होता है। तो मैं चूँकि जब मैं आगे की तरफ को कनेक्शन सेट कर रहा था 1 से 7 8 की तरफ को, तो मैं ऊपर वाले से जाऊँगा। सो यू आगे जाते वक्त और लोअर वाला पीछे आते वक्त करना है। ठीक है, और ये लूप बनाते जाना है। 8 से हम 7 पे आ सकते हैं क्योंकि यही स्विच बगल में है, उसी स्विच में, इसलिए 2/2 लिया था। 3/3 में लूपिंग नहीं पॉसिबल होती है। तो 3 से 7 वाला कनेक्शन है, ये हमें लोअर वाले से लेना चाहिए, तभी हमारा कनेक्शन बन पाएगा। तो हम इसको करके देखते हैं। सो 3 वाले से हमें लोअर से जाना है, ऊपर वाले से नहीं जाना है। तीन से 7 का कनेक्शन भी हो गया, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। और जब यहाँ हम 3 पर आए, सो 3 के साथ में है 4,
सो 4 से जिस भी कनेक्शन को करना है उसे हमें ऊपर वाले कनेक्शन से, ऊपर वाले स्विच से जाएंगे, जो बीच वाले स्टेज में ऊपर वाला स्विच है। तो हम यहाँ से 4 पे आते हैं, 4 से 2 प्राइम हमको जाना है तो ऊपर वाले से जाना चाहिए। तो 4 से 2 प्राइम जाते हैं ऊपर से, अब 2 प्राइम पे हम आ गए तो ये कनेक्शन भी सेट हुआ। 2 प्राइम से हमारे पास लूप बनता है 1 के लिए, तो यहाँ देखें 1 से 7 जाना है तो 7 से 1 वाले को लोअर वाले कनेक्शन से हम लोग लेंगे। तो 7 से 1 जो है ये लोअर वाले से लेना चाहिए हमको। ठीक है, ऊपर वाले से जा ही नहीं सकता था, लोअर से ही जाना था उसको, क्योंकि 2 प्राइम ऑलरेडी कंज्यूम हो गया। तो आप अंदाज लगा सकते हैं ये एल्गोरिदम क्यों काम करती है। 7 से 1 वाला कनेक्शन भी सेट हो गया। अब हम 7 जो है 7 के साथ में आता है 8 यहाँ पर, ठीक है। तो 8 से 5 वाला जो कनेक्शन है ये ऊपर वाले से जाना चाहिए, क्योंकि अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, अब हमारा लूप चल रहा है। तो 8 से 5 जाने के लिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ से 5 पे आ जाएगा। तो हमने कनेक्शन सेट कर लिया। अब 6 प्राइम देखते हैं कहाँ पर है। 6 प्राइम है यहाँ, तो 5 से 6 प्राइम लोअर वाले कनेक्शन से जाएगा, क्योंकि अब हम रिवर्स में जा रहा है मेरा इस समय लूप। तो 5 से 6 प्राइम लोअर वाले से जाना चाहिए। तो 5 से 6 यहाँ पे हम पहुँच गए। तो 5 यहाँ पे लूप बनता है, 6 पे जाता है। अब 6 से हमें कहाँ जाना है, 4 प्राइम पे, ये ऊपर वाले से जाना चाहिए इसी वजह से। तो हम लूप बनाते जा रहे हैं इसको। 6 से 4 प्राइम को ऊपर से भेजिए, अब हम वापस उल्टी दिशा में जाएंगे तो लोअर वाले को यूज़ करेंगे। तो 3 प्राइम, 2 से 3 प्राइम को लोअर वाले से भेजना है। दो से 3 प्राइम लोअर वाला हो गया। मैं सारे कनेक्शन सेट कर लिया हूँ, कोई ब्लॉकिंग नहीं है। आप कोई भी कम्बिनेशन ले सकते हैं और इस एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हैं, आप हमेशा कनेक्शन सेट कर पाएंगे। इसका मतलब मान लीजिए कैसी सिचुएशन आ भी जाती है कि कनेक्शन नहीं सेट हो पा रहा है, तो आप इस लूपिंग एल्गोरिदम को यूज़ करिए और कनेक्शन सेट कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे समस्या ये आती है, अगर ये 3/3 गुणा 3 का स्विच होता तो ये लूपिंग एल्गोरिदम काम नहीं करेगी। ये जो पेयर जो हमने बनाए हैं यहाँ पर, ये जो पेयर जो बनाए हैं, ये पेयर, ये जो पेयर्स हैं, या यहाँ पर ये 8 और 7 का जो पेयर बनाया था, या 3 या 4 का जो पेयर बनाया था, या 2 या 1 का जो पेयर बनाया था, ये पेयर हम लोग नहीं बना पाएंगे अगर 3/3 या 3 इनपुट और 3 आउटपुट वाले स्विचेस को हम इस्तेमाल करते हैं तब। तो उस परिस्थिति में एक सिस्टम काम नहीं करेगा, तब हमें स्लिप-एंड-डोगेट थ्योरम की सहायता लेनी पड़ेगी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब ये कनेक्शन हम बनाते हैं, पहले हम ये लूप बना लेंगे पूरा, और लूप में फॉरवर्ड जाते वक्त ऊपर वाले स्विच को यूज़ करें और रिवर्स जाते वक्त लोअर वाले को यूज़ करें। आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ लोअर वाले को करें, यहाँ पे अपर वाले को करें, तब भी एल्गोरिदम काम करेगी। अब आते हैं हम स्लिप-एंड-डोगेट थ्योरम के स्टेटमेंट के ऊपर। तो कोई भी स्विच रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग होगा थ्री स्टेज क्लॉस नेटवर्क के अंदर, अगर R2 की वैल्यू बराबर होती है मिनिमम ऑफ M1 या N3 के, मिनिमम नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए। जब प्रूव करेंगे क्लियर हो जाएगा। तो अब इसको करेंगे कैसे, ये होगा एसिमेट्रिक नेटवर्क के लिए M1 और N3 की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, और अगर सिमेट्रिक नेटवर्क होगा तो R2 बराबर होगा M1 या N3 के, क्योंकि M1 N3 के बराबर होना चाहिए।
जो कि एक हम उसको लिख सकते हैं कि n के बराबर है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास R2 की कंडीशन है या कम से कम बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है, ये एसिमेट्रिक के लिए, ये सिमेट्रिक नेटवर्क के लिए। तो हम ये हमेशा कर पाएंगे। अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है। ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो स्टेटमेंट है बहुत आसान है। अगर R2 बड़ा है इससे, इस कंडीशन से, तब या तो कोई, हम अब इसमें भी पॉल्स मैट्रिक्स को आप देखेंगे तो हम बेसिकली एक कनेक्शन को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि स्विच ए से स्विच बी में कनेक्ट करना है हमको। या तो हमारे पास ऐसा कोई सिंबल होगा जो कि ना कि रो ए में है ना कॉलम बी में है, उसको हम यहाँ डालेंगे और कनेक्शन सेट कर लेंगे। कोई सिंबल है उसको जो ना तो रो ए में है और ना तो कॉलम बी में है। ठीक है, या तो ये होगा, और अगर ये नहीं है या तो ए होना चाहिए और नहीं तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बी कंडीशन। कोई ऐसा सिंबल हमेशा आपको मिलेगा, कोई सिंबल आप उसको पेयर में कह सकते हैं, कोई सिंबल सी है जो रो में है और कॉलम बी में नहीं है। तो कोई सिंबल सी का मतलब बीच वाले स्विच, ये बीच में जो सिंबल हम डालते हैं उस बीच वाले मिडिल स्टेज स्विचेस हैं। तो कोई ऐसा मिडिल स्विच है जिससे स्विच ए तो कनेक्टेड है बट बी कनेक्टेड नहीं है, तो रो में है लेकिन कॉलम में नहीं है प्रेजेंट। और साथ में एक और सिंबल होना चाहिए इसको डी बोलते हैं हम, जो कॉलम बी में तो है पर रो ए में नहीं है। ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, सी और डी ये पेयर होगा हमेशा। अगर हम ये प्रूव कर पाते हैं तो मैं एल्गोरिथम दे पाऊंगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए हम देखते हैं कि ये कंडीशन क्यों सेटिस्फाई होंगी। तो आगे चलते हैं। तो अगर पहली कंडीशन कि R2 की वैल्यू M1 या N3 जो भी उनसे बड़ा है उससे बड़ी है, ये हम मान के चलते हैं। तो रो के अंदर टोटल सिंबल मेरे पास कितने होने चाहिए? या तो R2 होंगे या M1 हो सकते हैं या N3 हो सकते हैं। तो किसी भी इनपुट में पॉल्स मैट्रिक्स के अंदर पहली कंडीशन का मतलब है मेरे पास कोई ना कोई खाली है, कोई ऐसा सिंबल है, कोई ऐसा मिडिल से स्विच है जो कि ना स्विच ए से कनेक्टेड है ना स्विच बी से कनेक्टेड है, उसको बीच में मैं डाल सकता हूँ। मान लीजिए एक्स ऐसा स्विच है तो डाल दिया आपने और कनेक्शन सेट हो गया। तो पहली कंडीशन तो बहुत आसान है, लेकिन पहली कंडीशन अगर सही नहीं है, ट्रू नहीं है, तब क्या होगा? ठीक है, तो पहली कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब मेरे पास जितने भी सिंबल हैं, जितने मिडिल स्टेज स्विचेस हैं, वो सारे ए और बी अगर दोनों को मैं इकट्ठा करके देखता हूँ तो इस्तेमाल हो चुके हैं सब के सब। मेरे पास कोई खाली सिंबल नहीं बचा है। ठीक है, तभी ऐसा हो सकता है कोई भी सिंबल नहीं है जो कि रो ए में भी ना हो और कॉलम बी में भी ना हो। तो इसका मतलब हुआ मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे पास मैक्सिमम सिंबल ए में कितने हो सकते हैं?
मैक्सिमम सिंबल हो सकते हैं m1 माइनस 1। रो ए के अंदर इतने मैक्सिमम सिंबल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक इनपुट तो मेरी खाली है जिसको मेरे को कनेक्ट करना है ए में। ठीक है, तो एक इनपुट मेरी खाली है ए में जो कनेक्ट करना है, तो बाकी मेरे पास जो ऑक्यूपाइड हो सकते हैं वो m1 माइनस 1 ही हो सकते हैं। जबकि मेरे पास सिंबल जो है R2 की वैल्यू m1 और n3 दोनों के बराबर होगी या उनसे बड़ी होगी, इसका मतलब सिंबल ज़्यादा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा सिंबल है जो कि कॉलम में तो है बट रो में नहीं है, ये वाला। ठीक, इसका मतलब एक सिंबल D है जो कॉलम में है पर रो में नहीं है। इसी तरीके से क्योंकि मेरे को दूसरे साइड में भी एक मेरा पोर्ट खाली है जिसको मेरे को कनेक्ट करना है इस वाले फ्री पोर्ट से, इस वाले को इससे कनेक्ट करना है मेरे को, तो यहाँ पर भी जो ऑक्यूपेंसी होगी वो n3 माइनस 1 होगी। R2 की वैल्यू तो n3 से बड़ी है, इसका मतलब एक सिंबल तो कोई ना कोई ऐसा है जो कि कॉलम बी में नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉलम बी के अंदर टोटल n3 माइनस 1 सिंबल ही हो सकते हैं। ठीक है, यह अधिकतम संख्या है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब कुछ ना कुछ है, एक सिंबल C है जो रो ए में है बट कॉलम बी में नहीं है। तो या तो मेरे पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ए वाली, ए नहीं है तो बी होनी ही चाहिए, इसका मतलब और कुछ ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो पहली वाली कंडीशन है तो बहुत आसान है, उसको यहाँ डाला जाए कनेक्शन सेट हो गया। बट अगर पहली वाली नहीं है तब क्या करेंगे? तो दूसरी कंडीशन में इसका जो तरीका है बहुत आसान है, तो हम एक इसको समझ लेते हैं सिद्धांत को, फिर इसको करके देखेंगे। तो हमने रो ए लिया और यहाँ पे जो हमारी दूसरी कंडीशन मान लीजिए सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब मेरे पास कुछ है यहाँ पे C और मेरे को B कॉलम को चेक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कहीं पे है D। C और D का पेयर एग्जिस्ट करता है, इतना तो मैंने प्रूव कर लिया है, ये आर्गूमेंट से पता चलता है। अब मेरे को यहाँ पे कुछ लगाना है, लेकिन अगर मैं सारे A और B में जितने सिंबल हैं सबको देखता हूँ, सारे ख़त्म हो चुके हैं, R2 के R2 सिंबल ख़त्म हो चुके हैं मेरे। तो मेरे को क्या करना चाहिए? तो इसका तरीका बहुत आसान है कि हम D में खोज करते हैं, D वाली रो के अंदर देखते हैं, इस रो के अंदर हो सकता है इसमें कहीं C हो, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। अगर C नहीं है कहीं भी यहाँ पर इस रो में, तो मैं यहाँ पे इस D को हटा सकता हूँ और इसकी जगह पे मैं C लिख सकता हूँ। जैसे ही मैं C लिखता हूँ तो मेरे पास अब D खाली हो गया, जो कि ना रो A में है ना कॉलम B में है। मैं इमीडिएटली यहाँ पर D लिख दूंगा और कनेक्शन सेट कर दूंगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं है तो क्या होगा? तो अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए C है यहाँ पर कहीं, अब तो नहीं कर सकता हूँ मैं, यहाँ D को C से रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, हम यहाँ C पे आते हैं। इसमें खास बात यह है कि ये वाला जो कॉलम है यहाँ तो C हो ही नहीं सकता, C तो ऑलरेडी यहाँ पर है और इस B वाले में भी C नहीं था। तो हमेशा हम एक नए कॉलम की तरफ जा रहे हैं, इन दो कॉलम पे कभी नहीं जाएंगे, इस वाले पे और इस वाले पे नहीं जाएंगे कभी भी। ये कहीं ना कहीं किसी और कॉलम में होगा। अब हम यहाँ कॉलम में फिर ऊपर इस पूरे में कॉलम में देखते हैं कहीं D मेरे को मिलता है कि नहीं मिलता है। D क्या यहाँ पे मिल सकता है? यहाँ नहीं मिल सकता है D, क्योंकि D यहाँ था ही नहीं। अगर D को मैं यहाँ ढूंढने की कोशिश करूँगा, अगर D यहाँ पे होता तो ये D को हम ऐसा, D की कंडीशन है कि D इस रो में है ही नहीं, ये कंडीशन ही से आता है। तो ये इस कॉलम को हम, इस रो को नहीं ढूंढेंगे, इस रो को हम किसी नई रो को ढूंढेंगे इसका मतलब। तो वहाँ पे मान लीजिए D मेरे को मिल गया इधर, तो हम फिर उसके बाद रो को ढूंढना चालू करेंगे।
तो ये कॉलम हमारा नहीं आएगा, ये कॉलम नहीं आएगा, कोई तीसरा कॉलम आएगा। तो मान लीजिए वहाँ सी मेरे को मिल गया। इस प्रकार हम खोज करते जाएंगे एंड हर बार मेरे को एक नया रो या कॉलम मिलेगा। मैं सारे रो एंड कॉलम को अल्टीमेटली ख़त्म कर लूँगा क्योंकि सब फाइनाइट हैं। ये टोटल मेरे पास जो है R1 रो हैं और R3 कॉलम्स हैं, तो ख़त्म हो जाएंगे। जब ऐसा हो जाता है तो मेरे को कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सी की जगह पे यहाँ डी लिखो, मतलब ये कनेक्शन इस वाले स्विच और इस स्विच के बीच में उसको डी से रूट कर दो, रीअरेंज करो। इस कनेक्शन को सी से रीअरेंज करो, ठीक है, सी वाले बीच वाले स्विच से, और उसके बाद इसको डी वाले से करो, इसको सी वाले से करो। अब मेरे को डी खाली मिल गया यहाँ पर, अब मैं डी यहाँ लगा सकता हूँ। ये हुआ रीअरेंजमेंट प्रोसीजर। तो मैं किसी भी स्विच में ये काम कर सकता हूँ और मैं कनेक्शन को सेट कर सकता हूँ। तो ये जो पहली कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी ही होगी, और अगर ये होती है तो मैं हमेशा इस मैकेनिज़्म को यूज़ कर सकता हूँ कनेक्शन को रीऑर्गेनाइज करने के लिए और जगह बनाने के लिए कि नया कनेक्शन सेट किया जा सके। सो ये प्रूव हो गया यहाँ पर कि अगर मेरा R2 की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ M1 N3 के बराबर या उससे बड़ी है तो स्विच रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग होगा। ये जो R2 की वैल्यू है, इस R2 की वैल्यू से कम होगी। ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से बड़ी है। तो जैसे R2 बढ़ाते हैं, मैं पहले रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग जोन में पहुंचता हूं, उसके बाद अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो एक टाइम के बाद मैं स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग जोन में पहुंच जाता हूं। सो इसी थ्योरम को हम स्लेपेन-ड्यूगिड थ्योरम बोलते हैं, स्लेपेन-ड्यूगिड थ्योरम। मैं इस लेक्चर को अभी यहाँ पे रोकता हूँ। इसके अगले लेक्चर में हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ठीक है, और इसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे मेरे को टोटल मैक्सिमम कितने रिकॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे। ये एक रिकॉन्फ़िगरेशन, ये पहला रिकॉन्फ़िगरेशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा रीअरेंजमेंट। 4 रीअरेंजमेंट के बाद में कनेक्शन सेटअप कर पाया। मैक्सिमम कितने करने होंगे मेरे को? तो जनरली लोग कहेंगे शायद, क्योंकि एक रो और कॉलम को निकाल दें तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए, टोटल मैक्सिमम रीअरेंजमेंट की वैल्यू हो जाएगी R1 + R2 - 2, शायद इतने करने होंगे। लेकिन ये नंबर ज़्यादा है, इतने नंबर नहीं करने होंगे, इससे कम करने होंगे। तो अगले लेक्चर में हम इसके आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे इस लेक्चर को आज समाप्त करते हैं।